श्यामपुर गांव, जहां वक्त ठहर सा जाता है हरे भरे धान के खेतों में। इसी गांव में एक पुराने और टूटे फूटे मगर मोहब्बत से भरे घर में रहता है आदित्य, उसकी प्यारी छोटी बहन शानवी और उनकी परछाई बनकर रहने वाली दादी। माँ बाप की मौत के बाद इन तीनों की दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमती है। आओ आओ पकड़ो मुझे, मैं अब की बार बहुत दूर छुप गई। शानवी, धूप तेज हो गई है रे, बहुत देर खेल लिया तूने, अब घर आजा, थोड़ा पढ़ाई करने बैठ। ओफो भैया, बस थोड़ी देर और, बस ये वाला खेल खत्म हो जाए फिर चली जाऊंगी, सच कह रही हूँ। अरे आदित्य, बेटिया खेल रही है तो खेलने देना, छोटी सी बातचीत तो है, दिन भर खेलने का वक्त ही नहीं मिलता। शानवी, दीदी भाई, मेरे सोना, ये देख मैं तेरे पसंद का लड्डू बनाया है, थोड़ा और खेलकर घर आ जाना, ठीक है? ये लड्डू खा लेना याद से, मैं बाजार जा रही हूँ। आदित्य, जमींदार का काम निपटा कर जल्दी घर आना, समझे ना? देखा भैया, दादी कितने अच्छे हैं, तुम फालतू में डांटते रहते हो, मैं आ भी आती हूँ। तुमने इसे सर पर चढ़ा रखा है दादी। खैर, मैं निकल रहा हूँ, जमींदार के खाते आज मिलाने हैं, लौटते हुए शाम हो जाएगी। संभाल कर जाना बेटा, तेरी इस बड़ी मेहनत से ही तो हमारा घर चलता है, घर की चिंता मत करना, शानवी मेरे पास बिल्कुल महफूज रहेगी। मगर क्या आदित्य को इस बात का जरा भी इल्म था कि जब वो शाम को लौटेगा तब उसका सजाया हुआ छोटा सा संसार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा? शाम ढलकर संध्या हो चली है श्यामपुर में। आदित्य आज काम से लौटकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया है। पुराने एल्बम की धूल भरी एक तस्वीर हाथ में लिए वो अपनी छोटी बहन शानवी के पास जाकर बैठता है। जानती है शानवी, माँ ने जब तुझे पहली बार गोद में लिया था तो बिल्कुल एक गुड़िया जैसी थी। पिताजी का बहुत मन था कि तुझे बड़ा होकर शहर के स्कूल में पढ़ाएंगे। भैया, माँ की मुस्कुराहट बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी ना? अच्छा, क्या वो आसमान से हम लोगों को देख पाते हैं? बिल्कुल देख पाते हैं, और देखकर बहुत हंसते हैं जब देखते हैं कि तू बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना चाहती, सिर्फ शरारत करती है। ओ भैया, तुम सिर्फ मेरी शिकायत करते रहते हो। अच्छा दादी, जब तुम्हारा कान खींचते हैं तब माँ पक्का ऊपर से तालियां बजाती होगी। हाँ, और मैं जब तेरी सारी चॉकलेट खा जाता हूँ तब पापा पक्का ऊपर से गुस्सा होते होंगे। प्रतिबिंब भी तो है रे दीदी भाई, मगर क्या सारी तस्वीरें एक जैसी रहती है? वक्त आने पर रंग फीकी पड़ जाते हैं। ओ दादी, ये कैसी भारी भरकम बातें कर रही हो? आओ यहाँ बैठो। नहीं रे भाई, कल सुबह तुझे बहुत सारे काम है, शरीर का ध्यान हो तो रखना ही होगा ना। चल, खाना परस दिया है, खाकर जल्दी से सो जाना। खाने पीने के बाद जब आदित्य दूसरे कमरे में चला जाता है तो दादी चुपके से शानवी के पास आती हैं। दीदी भाई, सो गई है क्या? ये बात है। क्या दादी, इतनी रात को ऐसे क्यों बुला रही हो? कल तेरे भाई जब काम पर निकल जाएंगे तब मैं और तू पड़ोस के गांव जाएंगे, तेरे माँ बाबा का आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा करनी है। मगर याद रखना, आदित्य को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, 1-2 पहर में ही जाकर लौट आएंगे। क्यों दादी, भैया को अगर बता देते तो वही तो हमें पहुंचा देते वहाँ। ये मन्नत की पूजा है दीदी, पुरुष की परछाई पड़ने से पूजा का फल नहीं मिलता। या तू नहीं चाहता कि तेरे माँ बाप सुकून से रहे? हाँ दादी, बिल्कुल चाहती तो हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो
तो कल सुबह ही चलेंगे ना? हाँ, कल सुबह ही जाना है। ऐसी जगह ले जाऊंगी तुझे जहाँ एक बार चली गई तो सारी दुख मिट जाएगी। शानवी ने सोचा कि वह अपने मृत माता पिता की शांति के लिए पूजा करने जा रही है, पर क्या वह जानती थी कि उसकी प्यारी दादी उसके साथ क्या करने वाली है। अगले दिन सुबह होती है। आदित्य खाना पीना करके अपने काम पर निकल जाता है और दूसरी तरफ शानवी और उसकी दादी पूजा के लिए निकल पड़ती हैं। दादी, मैं सब तैयारी कर ली है, मगर मेरे मन कुछ घबरा रहा है। भैया को एक बार बता देते तो अच्छा होता ना। अगर भैया किसी काम से जल्दी लौट आए तो वो तो हमें ढूंढने लग जाएंगे ना। यही तो है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं पड़ोस की काका को बोल कर आती हूँ, तू तब तक याद से सब कुछ समेट ले। ठीक है दादी, चलो। तुम्हारी पूजा हो जाए तो माँ बाबा बहुत खुश हो जाएंगे ना। हाँ दीदी, सिर्फ खुश नहीं, माँ बाबा के पास ही तुझे भेज रही हूँ आज। तुमने क्या कहा दादी? कुछ कहा है क्या? नहीं रे पागली, कह रही हूँ कि माँ बाबा का आशीर्वाद मिलेगी। चल जल्दी से पा चला। चलते चलते वे गांव की सीमा पार करके एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां इंसानों का आना जाना नहीं है। सिर्फ झींगुरों की आवाज है और एक पुराना अभिशप्त कुआं। दादी, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ एक कुआं और चिता की राख जल रही है। हम बस चले जाते हैं ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ रे हतभागी। तुझे तो मैं इस दिन के लिए ही बड़ा किया है। दादी, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम्हारी आंखें इतने लाल क्यों है? तुम तो मेरी प्यारी दादी हो ना। मैं तेरी कोई नहीं हूँ। बहुत देर हो चुकी है सानवी, ये कुआं ही तेरे मंदिर है और तू आज का बलि है। नहीं भैया, बचाओ। एक मुसीबत तो टल गई। अब देखती हूँ आदित्य कितना समझदार है। खेल तो अभी शुरू हुई है। आदित्य ने अचानक काम करते करते वह ठिठक जाता है, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। शाम ढलकर संध्या हो चली है श्यामपुर में। आदित्य काम खत्म करके घर लौटता है, अपनी बहन के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई लेकर। मगर सारा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ है। जिस आंगन में शानवी की हंसी गूंजनी चाहिए थी, वहाँ आज सिर्फ हवा की सरसराहट है। ओ शानवी, ये देख तेरे लिए। ओ दादी, शानवी कहाँ है? सारा घर इतना सुनसान क्यों है? क्या वो सो गई है? बाहर खेल रही होगी शायद, दोपहर से तो देखा नहीं। अपने दोस्तों के साथ पक्का कहाँ गई है? बाहर खेल रही है मतलब संध्या हो गई, अभी तक नहीं लौटी? और तुम यहाँ शांति से बैठी हो? तुम तो उसे अपनी आंखों के सामने रखती हो ना? बड़ी हो रही है ना, थोड़ी बहुत देर तो हो ही सकती है। तू इतना बेचैन क्यों हो रहा है? आ, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। ठीक है दादी, तुम बैठो, मैं देखता हूँ वो पड़ोसी के घर है क्या। जेठू, क्या आपने शानवी को देखा है? क्या वो भाई के साथ खेल रही है? शानवी? उसे तो तेरी दादी के साथ ही देखा था, उसके बाद और नहीं देखा। देख, शायद वो पंखुड़ी के साथ खेल रही होगी। अच्छा, ठीक है। शानवी ने जब कुएं की गहराइयों में गिर रही थी, उसने नहीं सोचा था कि मौत के बाद भी ऐसी कोई दुनिया हो सकती है। ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये बर्फ की सल्तनत मानो साक्षात नरक हो। यहाँ जीवन का कोई निशान नहीं, सिर्फ मौत और जमा हुआ खौफ है। ठंड से कांपते हुए जैसे तैसे उठकर बैठती है। उसके कपड़े बर्फ से भीग चुके हैं। वो खुद को बाहों में समेट लेती है। मैं ये कहाँ गई हूँ? माँ, भैया, भैया, दादी, ये क्या यहाँ?
चारों तरफ की खामोशी शान्वी को और डराती है। अचानक दूर से एक तीखी चीख सुनाई देती है, जैसे हजारों सालों से कोई आत्मा रो रही हो। शान्वी डर के मारे सुन्न हो जाती है। उस कुआं ने मुझे कहाँ फेंक दिया? यहाँ तो कोई पेड़ भी नहीं है, सिर्फ मरी हुई तेंदुआ है। हवा में कैसी अजीब सी शब्द है, एक ऐसी आवाज है। जान बचाने के लिए शान्वी दौड़ने लगती है, मगर ये जंगल जैसे खत्म ही नहीं होता। हर कदम पर उसे लगता है कि कोई अशारीरी साया उसका पीछा कर रहा है। वो क्या है? घोड़ा? पर इसके मुंह इंसान जैसे क्यों है और ये इतना घायल क्यों है? शान्वी के हाथ में कुछ पूजा की सामग्री थी, वो उन्हें उस घोड़े के जख्म पर लगा देती है, मगर घोड़ा बेहोश रहता है। शान्वी देखती है कि कुछ दूरी पर एक टूटा फूटा घर है, मगर वो उस घोड़े को छोड़कर नहीं जा पाती, इसलिए उसके पास चुपचाप बैठ जाती है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें इतना चोट कैसे लगी? बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आदित्य के मन के अंदर। गांव की हर गली, हर झाड़ी वो छान मारता है, मगर शान्वी कहीं नहीं है। अचानक जंगल के किनारे एक पुरानी सुनसान कोठी के अंदर से एक कराहने की आवाज आदित्य के कानों में पड़ती है। कौन है यहाँ? शान्वी, तू यहाँ है क्या बहन? घर के कोने में घास के ढेर पर किसी को हाथ पैर बंधे हालत में पड़ा देखकर आदित्य चौंक जाता है। वो दौड़कर पास जाता है। दादी, तुम यहाँ? ये क्या हाल है तुम्हारा? तुम तो घर पर थी, यहाँ ये सब कैसे हुआ? आदित्य जल्दी से दादी की बंदिश खोल देता है। दादी आदित्य को गले लगाकर रोने लगती हैं। उनका शरीर थर थर कांप रहा है। अरे भाई, तू आ गया। मैं तो सोचा था अब तुझे कभी नहीं मिल पाऊंगी, वो मुझे मार डालेगी। दादी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम यहाँ कैद हो मतलब? तो घर पर मेरे साथ कौन बात कर रहा था? कौन शान्वी को अपने साथ लेकर गया? मुझे नहीं पता भाई, काल रात हूबहू मेरे ही जैसी दिखने वाली एक पिशाचिनी घर में घुसी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने मुझ पर कोई मंत्र फूका और मैं बेहोश हो गई। मुझे बेहोश कर कर यहाँ फेंक कर चली गई। वो इंसान नहीं है आदित्य, वो कोई अभिशाप प्रेत आत्मा है। इसका मतलब वो डायन शान्वी को कहीं ले गई है। मैं तभी समझ गया था कि दादी की आवाज इतनी पत्थर जैसी नहीं हो सकती। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मत जा भाई, वो बहुत ताकतवर है। वो ही शान्वी को उस अभिशप्त कुआं की तरफ लेके गई है। गांव के लोग कहती है कि उस कुआं से दूसरी दुनिया का रास्ता जुड़ा हुआ है। तुम चिंता मत करो दादी, मैं तुम्हें पड़ोस के गांव वाले मुखिया काका के घर छोड़कर आता हूँ। वहां तुम सुरक्षित हो। मैं घर लौटकर उस बहनपिए को पकड़ूंगा। उसे ही बताना होगा कि शान्वी कहाँ है। आदित्य की आंखों में अब आग की लपटें हैं। जिस हाथ से वो बड़े ममता से दादी की सेवा करता था, वही हाथ आज प्रतिशोध के लिए तैयार है। वो जानता है घर में वो बहरूपिया अब उसका इंतजार कर रहा होगा। उस घोड़े की धीरे धीरे जान वापस आती है और वो शान्वी को लेकर उस छोटी टूटी फूटी कोठी में चला जाता है। मुझे बहुत डर लग रही है। क्या मैं फिर कभी मेरे भैया को नहीं देख पाऊंगी? दादी ने ऐसा क्यों किया? शांत हो जाओ शान्वी। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है वो तुम्हारी दादी नहीं है, वो एक अशुभ साया है। मगर डरो मत, तुम्हारे भैया का प्यार बहुत ताकतवर है। वो तुम्हें ठीक ढूंढ निकालेंगे। तुम बात कर सकते हो? तुम कौन हो? मैं इस अरण्य की कैद आत्माओं की आखिरी उम्मीद हूँ। वो अशुभ शक्ति के आने का वक्त हो गया है। आओ यहाँ छुप जाओ। अगर उसने तुम्हारी महक पाली तो तुम्हें उस अंधेरे कमरे में कैद कर देगी, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
इधर अपने ही घर के दुश्मन को पहचानने के लिए आदित्य आज बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। वो जानता है एक छोटी सी गलती का मतलब मौत है। उफ, ये खामोशी जैसे कानों में चुभ रही है। दादी, नहीं, वो डायन पड़ोस के कमरे में क्या कर रही है? अचानक पड़ोस के कमरे से एक खसखसाहट और हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। आदित्य हल्की आंख खोलकर दरवाजे की दरार से झांकता है। बहुत हुआ इस बुढ़ी हड्डियों का बोझ उठाना। आदित्य जब सो गया है तो अब मेरा असली रूप दिखाने का वक्त है। शान्वी की आत्मा मिलते ही मेरी अमरता पूरी हो जाएगी। मुझे उस कुएं के पास जाना होगा, तभी मेरी सारी शक्तियां वापस मिलेंगी और इस दुनिया की सारी शुभ शक्तियां मेरी गुलाम बन जाएंगी। एक बार सारी शक्तियां मिल गईं तो पहले इस आदित्य के वंश को खत्म करूंगी, तभी मेरा पुराना प्रतिशोध पूरा होगा। इसके माँ बाप की वजह से मुझे अपना सारा परिवार सब कुछ त्यागना पड़ा था। फिर मारूंगी उस अच्छाई के रखवाले, उस जहरीले घोड़े को। देखती हूँ, चलती हूँ, आज वही तिथि है। शान्वी, मैं आ रही हूँ तुम्हारी आत्मा के टुकड़े टुकड़े करके अपनी शक्ति बनाने। आदित्य उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है और देखता है कि एक अजब दरवाजा खुला है। उस राक्षसी के जाते ही आदित्य उस दरवाजे से उस मायावी दुनिया में घुस जाता है। आखिरकार आदित्य महाराज आ ही गए अपनी बहन के लिए। देख आदित्य, देख, तू बहन को बचाएगा? वो सब भूल जा, आज मैं तुझे भी बंदी बनाऊंगी। आज मैं तुम सबको मार के एक नफरत के साम्राज्य बनाऊंगी। बहन, तू ठीक है ना? तू डर मत, मैं तुझे यहाँ से बचा के ले जाऊंगी। पर कैसे आदित्य महाराज? ऐसे करूंगा। ये बोल के घोड़ा एक रूह की बोतल को सामने रखा और आदित्य को एक जादुई छड़ी दिया और उसके पास एक रख लिया। आदित्य, इसे पकड़ो और एक साथ इस आत्मा को आजाद कर दो। नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते हो, मैं फिर लौटूंगी। आखिर में वो लोग फिर से वापस आ जाते हैं और दादी के साथ खुशी से रहने लगे।